डॉक्टर सूरज गोविल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय हसौद। आज मैं इस व्याख्यान में बीए पार्ट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट और एमए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से संबंधित टॉपिक उदासीनता वक्र पर व्याख्यान देना चाहूँगा। उदासीनता वक्र, जिसको इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, और इसको अन्य शब्दों में इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1881 में मैथमेटिकल फिजिक्स नामक किताब में एजवर्थ नामक गणितज्ञ ने किया था। उसके बाद इसका विधिवत आप उदासीनता वक्र का अर्थशास्त्र में प्रयोग 1939 में वैल्यू ऑफ कैपिटल और इकोनॉमिका में हिग्स और एलेन नामक अर्थशास्त्री ने इसका प्रतिपादन किया। हिग्स और एलेन और आदि तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण बहुत सारे खामियां थे, उसमें बहुत सारे दोष थे। उन्होंने उपयोगिता को मापा जा सकता, इस बात से बहुत सारे अर्थशास्त्री असहमत थे और उन्होंने कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, जो कि गलत है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सदैव परिवर्तनशील धारणा है, अर्थात हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो और उन्होंने मार्शल ने ये भी माना कि किसी एक वस्तु का लगातार उपभोग पर जोर दिए, जबकि व्यवहार में देखा जाता है उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। तो बहुत सारे तथ्य थे। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को इन्होंने स्थिर माना, मुद्रा को मापा जा सकता है, मुद्रा उपयोगिता को मुद्रा से मापा जा सकता है, ऐसा धारणा, ये तमाम चीज़ें जो थे, जो अव्यवहारिक थे, जो दोषपूर्ण थे, इसलिए उदासीनता वक्र की उत्पत्ति हुई। हिग्स और एलन नामक अर्थशास्त्री ने वैल्यू ऑफ कैपिटल में अपने प्रतिपादन में इन्होंने बड़े ही व्यवहारिक ढंग से बताया और इन्होंने गणनावाचक उपयोगिता, मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता को तिलांजलि देते हुए एक क्रमवाचक उपयोगिता पर जोर दिया। क्रमवाचक उपयोगिता पर जोर दिया और एक वस्तु की जगह दो वस्तुओं के संयोगों को इन्होंने आधार माना। तो ये बहुत सारे अर्थशास्त्री इसकी परिभाषा दिए हैं, जैसे जे.के. स्तम, बोल्डिंग और हेंडरसन। ये तमाम जो अर्थशास्त्री हैं, इनका परिभाषा तमाम किताबों में देखने को मिलता है। वास्तव में यह बिंदुओं का एक ऐसा मार्ग है जिसके सभी बिंदुओं पर समान उपयोगिता प्राप्त होता है। उपभोक्ता को एक ऐसी रेखा है उदासीनता वक्र, जिसको हम कैपिटल IC द्वारा प्रदर्शित करते हैं चार्ट में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा बिंदुओं का मार्ग है जहाँ पर उपभोक्ता को इसके प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलती है। या जे.के. स्तम ये कहते हैं दो वस्तुओं के संयोगों से एक ऐसा बिंदुओं का मार्ग प्राप्त होता है जिसके प्रति उपभोक्ता उदासीन होता है, अर्थात इनके सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। या और अन्य अर्थशास्त्री कहते हैं समान अनुराग बताने वाले वक्र को हम उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र जस्ट इस प्रकार से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती हैं IC, जिसके सभी बिंदुओं पर समान अनुराग, समान संतुष्टि मिलती है, तो उसको हम उदासीनता वक्र कहते हैं। इसको हम एक टेबल के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में हम समझा सकते हैं। जैसे देखिए, हम संयोग लिए और दो वस्तु लिए, दो वस्तुओं के संयोगों से बनने वाला एक वक्र होता है। दो वस्तु लिए, सेव और आम, जिसको सेव को x मान लिया, आम को y, और इसी के आधार पर प्रतिस्थापन दर भी निकल आता है। जैसे संयोग, दो वस्तुओं के संयोग, पहला संयोग ये हम लेते हैं, मान लो 1 सेव और 15 आम लेते हैं। इससे उपभोक्ता को जितनी संतुष्टि मिलती है उतनी ही संतुष्टि 2 सेव और 11 आमों से मिलती है, और उतनी ही संतुष्टि 3 सेव और 8 आम से हमें प्राप्त होती है, और उतनी ही संतुष्टि 4 सेव और 6 आम से हमको प्राप्त होते हैं, और उतनी ही समान संतुष्टि 5 सेव और 5 आम। अब इसके आगे संयोग हमको प्राप्त नहीं होते। तो इसमें हम देखते हैं ये सभी, चाहे आप 1 सेव और 15 आम लो, चाहे 5 सेव और 5 आम लो,
तो ये सब में उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, कोई भी संयोग को वो चयन कर सकता है उपभोक्ता। और इसके आधार पर हम देखते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। सीमांत प्रतिस्थापन y वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे अपान x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं तो जैसे y वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ 4 इज टू x वस्तु की मात्रा में 1, यहाँ पर 3, 11 से 8 हो गया 3 इज टू 1, यहाँ से 8 से 6 2 और 3 से 4 1, 6 से 5 1 इज टू 1, यहाँ पर 1:1 आया, अर्थात हमारा संयोग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये तमाम संयोग बाजार में उपलब्ध होते हैं, ये मानना है हिग्स और एलन का, जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। वो किसी भी एक संयोग को प्राप्त करके अपने संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है, समान कर सकता है। इसको हम एक रेखा चित्र से भी बता सकते हैं। जैसे हमने देखा OX अक्ष पर हम सेव की मात्रा को ले लिए, OY अक्ष पर हम आम की मात्रा को लेंगे। अब एक सेव और 15 आम से हमको A बिंदु पर संतुष्टि मिलती है। 15 आम और एक सेव से हमको A बिंदु पर संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से 2 सेव और 11 मैंगोज, यहाँ पर हमको B बिंदु पर संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार से B बिंदु पर हमें संतुष्टि मिल रही है। तो A को हम B से जोड़ दिए। इसी प्रकार से 3 सेव और 8 आम से हमको C बिंदु पर संतुष्टि मिलती है। C बिंदु पर संतुष्टि मिलती है। और इसी प्रकार से 4 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज, यहाँ पर हमको D बिंदु पर संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से और अंतिम जो संयोग है 5 आम और 5 सेव, यहाँ पर हमको E बिंदु पर संतुष्टि प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार को A को हम B से जोड़ दिए और B को हम C से जोड़ दिए और C को हम D से जोड़ देंगे और D को हम E से। इस प्रकार से एक ऐसा बिंदुओं को मार्ग मिलता है जहाँ पर A = B = C = D = E, ये सभी में समान संतुष्टि प्राप्त होते हैं। ये सब में समान संतुष्टि प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बिंदुओं का एक ऐसा मार्ग बनाता है जिसको हम उदासीनता वक्र कहते हैं, जो मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। यह मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है और ये घटती हुई रहता है। ये नतोदर नहीं हो सकता, इस प्रकार से चपटा नहीं हो सकता, बल्कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस प्रकार से ऐसे सिक्के की गोलाई लिए हुए रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका कारण है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, इस प्रकार से 4 से 1:1 में आ जाता है। तो घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन आप देखेंगे राइज घट रहा है। ये देखो, इसकी तुलना में ये छोटा है और इसकी तुलना में ये छोटा है और इसकी तुलना में ये छोटा है और यहाँ पर 0 हो जाता है, जबकि जो ट्रेड है वो बराबर रहता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये। तो ये जो राइज है, जो उठाव है, इस प्रकार से घटने की जो दर रहता है, ये बड़ा, फिर छोटा, ये छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, इस प्रकार से घटने का जो दर है, ये सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को व्यक्त करता है और मूल बिंदु के ऊर्ध्वाधर स्थिति में वक्र को लाता है। तो हम इसको सीमांत प्रतिस्थापन, ये उदासीनता वक्र जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई वक्र होती है, इसके तमाम विशेषताओं से हम इसको बता सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर किस प्रकार से घटती है। और इसके बाद भी यदि हम देखते हैं इनकी विशेषताओं में A, B, C, D, E, ये एक ऐसा बिंदुओं का मार्ग है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। हम उदासीनता वक्र को उनकी विभिन्न विशेषताओं और रेखा चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई वक्र होती है, हमेशा इस प्रकार से बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई वक्र होती है। ये मान लो इधर x वस्तु को लिए, इधर y वस्तु को लिए, तो ये दो वस्तुओं के संयोग से बनने वाले जो वक्र होते हैं
उदासीनता वक्र वो हमेशा बाएं से स्टार्ट होगा और दाएं नीचे की ओर गिरती हुई वक्र होगी। ये कभी भी बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं जा सकती। इसकी दूसरी विशेषता है ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं जा सकती। बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई क्यों होती है? क्योंकि इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती भी होती है। इस प्रकार से एक वस्तु और दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करते जाते हैं, तो ये लगातार ये जो राइज है वो घटते जाते हैं और बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होगी। बाएं से दाएं ऊपर की ओर क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि दोनों वस्तुओं की ये समान मात्रा स्थापित होगा, एक समान मात्रा को लेते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र की यह विशेषता नहीं हो सकती। एक्स वस्तु वाई वस्तु दोनों वस्तुओं के बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ती हुई वक्र ये नहीं हो सकती। आईसी वक्र अनेक हो सकते हैं। आईसी वक्र अनेक हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमेशा जो उदासीनता वक्र है वो एक नहीं एक से अधिक हो सकते हैं। ये उदासीनता वक्र पहले वाले वक्र को हम IC1 किए तो दूसरे वाले वक्र IC2, तीसरा वाला वक्र IC3। आप वो एक्स इधर एक्स वस्तु को ले लिए या सेव और इधर आम को, तो ये दोनों या वाई वस्तु के रूप में, तो ये दोनों वस्तुओं के जो संयोग से बनने वाले वक्र उदासीनता वक्र IC1 की तुलना में IC2 उससे ज़्यादा अधिकतम संतुष्टि को प्रदान करेगा। IC2 की तुलना में IC3 और अधिक संतुष्टि को प्रदान करेगा। ये उपभोक्ता के आय स्तर को बताता है, उपभोक्ता के बजट को बताता है। अपने अच्छे बजट अच्छे आय की स्थिति में वह उच्चतर उदासीनता वक्र की ओर बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, अर्थात उदासीनता वक्र एक से अधिक हो सकते हैं। जितना हम बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे उदासीनता वक्र उतना ही अधिकतम संतुष्टि को बताते जाएगा उसके तुलना में। तो उदासीनता वक्र एक से अधिक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया उदासीनता वक्र ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है, ऐसे गोलाई लिए हुए रहता है। मांग रेखा जैसे इस प्रकार से नहीं हो सकता, नतोदर नहीं हो सकता, बल्कि यह उन्नतोदर होता है। नतोदर की स्थिति में यह नहीं हो सकता। जैसे नतोदर हम किसको कहते हैं? जैसे ये मांग रेखा को, तो उदासीनता वक्र इस प्रकार से नतोदर नहीं हो सकता। अर्थात एक वस्तु और दूसरे वस्तुओं की मात्रा को ये जब भी प्रतिस्थापित करता है तो घटते हुए दर पर एक की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरे की मात्रा को घटाते जाता है। तब जो स्थिति प्राप्त होते हैं वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ये जो मूल बिंदु है, जो मूल बिंदु के ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं। इस प्रकार से ये जो मूल बिंदु है उसको सिक्का जैसे गोलाई लटका हुआ है, इसके आधार पर रहता है। इसके कारण है क्योंकि पहले वस्तु की मात्रा पहले वस्तु की मात्रा एज इट इज रहता है और दूसरे वस्तु की मात्रा को, ये पहले वस्तु की मात्रा एज इट इज है, दूसरे वस्तु की मात्रा को घटा रहा है इसकी तुलना में। मान लो ए एफ छोटा है, ए एफ बड़ा है बी जी से, और बी जी बड़ा है सी एच से, और सी एच बड़ा है डी आई से। इस प्रकार से आप देखेंगे ए एफ इसकी तुलना में बड़ा है और बी जी इसकी तुलना में बड़ा है। तो ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर को बताता है, जिसके कारण मूल बिंदु के उन्नतोदर, अर्थात एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते जाता है, दूसरे वस्तु की मात्रा को घटाते जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर स्थिति हमको प्राप्त होता है। नतोदर नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। उदासीनता वक्र के हम चौथी विशेषता में जाते हैं, तो यह मूल बिंदु के लंबवत इस प्रकार से खड़ी रेखा नहीं हो सकती। जैसे ओ एक्स अक्ष में हम ए वस्तु को लिए और ओ वाई अक्ष में हम बी वस्तु को लिए, तो ए बी वस्तुओं के जो संयोग से बनने वाले वक्र लंबवत कभी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हम ए वस्तु को स्थिर मानते हैं, जबकि दोनों वस्तुओं के मात्रा में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी हमको संयोग प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से पांचवा स्थिति उदासीनता वक्र मूल बिंदु ये आधार अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में ए वस्तु परिवर्तनशील है और बी वस्तु की मात्रा स्थिर है, तो इससे भी हमको संयोग प्राप्त जो होते हैं, उससे जो
हमारा जो वक्र जो बनेगा वो आधार अक्ष समानांतर, जबकि उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषता है कि वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई वक्र। तो ये मूल बिंदु ओ एक्स अक्ष के ये समानांतर भी नहीं हो सकता, न ही लंबवत हो सकता, बल्कि उदासीनता वक्र सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होंगी। दो उदासीनता वक्र, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उदासीनता वक्र अनेक हो सकते हैं, उदासीनता वक्र अनेक हो सकते हैं, IC1, IC2, IC3, इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं। दो वस्तुओं के संयोग से, जैसे ए वस्तु और बी वस्तु, ये दोनों के संयोग से अनेक उदासीनता वक्र बन सकते हैं। उपभोक्ता के आय पर निर्भर करता है, किंतु दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। जैसे दो उदासीनता वक्र हैं, IC1 को IC2 कभी नहीं काट सकता। ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं काट सकता? IC1 कम संतुष्टि प्रदान करने वाले वक्र होते हैं और IC2 ज़्यादा संतुष्टि, उससे IC1 की तुलना में IC2 ज़्यादा संतुष्टि को प्रदान करता है उपभोक्ता के, ये उच्चतर आय को बताता है। यदि एक दूसरे को इस P बिंदु पर यदि वो काट दिए तो इसका तात्पर्य है P बिंदु पर IC1 इक्वल टू IC2 हो जाएगा, जो कि गलत है। IC1 की तुलना में IC2 सदैव अधिकतम या ज़्यादा संतुष्टि को प्रदान करने वाले वक्र होते हैं। यदि एक दूसरे को ये काट दिए इस बिंदु पर, तो वहाँ पर दोनों वक्र में समान संतुष्टि प्रदान करने वाले हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि सदैव ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इसकी छठवीं विशेषता में आएंगे तो देखेंगे उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। ये हमारे पास दो अक्ष हैं, OX अक्ष और OY अक्ष, न ही उदासीनता वक्र OY अक्ष को टच कर सकता है। मान लो इस बिंदु पर P बिंदु पर ये टच कर रहे हैं, तो यह गलत है। इसका तात्पर्य यह है कि वह, देखिए, ये किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात B बिंदु की वह 0 मात्रा ले रहा है और सदैव A वस्तु की मात्रा को पर निर्भर है। तो किसी एक वस्तु की मात्रा को अधिकतम उपयोग कर रहा है और एक वस्तु की मात्रा को स्थिर करके रखा है, ये माना जाएगा। या हम इसकी छठवीं विशेषता ये देखेंगे, और यह एक अक्ष को भी स्पर्श नहीं कर सकता। एक अक्ष पर यहाँ पर A वस्तु की मात्रा स्थिर है और B वस्तु की मात्रा का वह उपयोग कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, ये माना जाएगा। तो उदासीनता वक्र इन दोनों परिस्थितियों में नहीं, बल्कि वह दोनों अक्ष से, चाहे OX अक्ष रहे चाहे OY अक्ष रहे, ये दोनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है, ये स्वतंत्र ही रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम देखेंगे और अन्य जो विशेषताओं में, उसमें देखेंगे कि उदासीनता वक्र कभी कभी दो उदासीनता वक्र को समानांतर होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक उदासीनता वक्र IC1 इस प्रकार है, तो दूसरा उदासीनता वक्र इसी के समानांतर हो, यह जरूरी नहीं है। IC2 या IC3 उसी के पैरेलल ऐसे चले, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी इनका आकार IC1 की तुलना, जैसे IC1 इस प्रकार से चला तो IC2 ऐसा भी हो सकता है, या IC3 इस प्रकार से भी हो सकते हैं। तो उदासीनता वक्र के आकार में परिवर्तन हो सकते हैं। दोनों वस्तुओं के जो मात्रा को हम प्रतिस्थापित करते हैं, उनकी मात्रा में कमी ज़्यादा, किसी को ऋणात्मक किसी को धनात्मक, इस प्रकार से हम बढ़ाते जाते हैं, तो इस प्रकार के स्थिति आते हैं। उदासीनता वक्र के हम अंतिम विशेषता में एक और विशेषता बता सकते हैं। जैसे उदासीनता वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति जब आती है कि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में लगातार वृद्धि करते जाता है, तो दूसरे वस्तु की मात्रा में वो कमी उसको ऋणात्मक उपयोगिता की ओर ले जाता है। जैसे किसी वस्तु की मात्रा में इस प्रकार से हम लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं, A वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते जा रहे हैं, B वस्तु की मात्रा को हम घटाते जाते हैं, तो इस प्रकार से उपभोक्ता को कभी कभी ऋणात्मक स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तो उसकी क्षतिपूर्ति को पूर्ण करने के लिए पुनः वह B वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाता है, A वस्तु की मात्रा, दोनों वस्तुओं की मात्रा में फिर समान रूप से वृद्धि करते जाता है। तो जो हमें वक्र प्राप्त होते हैं A, B, C, D, इस प्रकार से गोलाकार भी हो सकते हैं। गोलाकार स्वरूप
एक दूसरे की क्षतिपूर्ति को पूर्ण करने के लिए ये गोलाकार स्वरूप इस प्रकार से गोलाई लिए हुए उदासीनता वक्र हमें प्राप्त होते हैं। तो एक वस्तु की मात्रा में लगातार वृद्धि करने से दूसरे वस्तु की मात्रा स्थिर या कमी होने लगता है, तो हमको ऋणात्मक उपयोगिता मिलता है। उस ऋणात्मक उपयोगिता की क्षतिपूर्ति के लिए बी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना पड़ता है और ए वस्तु की मात्रा को घटाना पड़ता है। तो यह दोनों वस्तुओं की समान मात्रा हम जब उपयोग करने लगते हैं तो एक गोलाकार स्वरूप प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर उदासीनता वक्र की तमाम विशेषताओं से हम ये कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संयोग से बनने वाला एक ऐसा वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होता है। ये हमने भी अनेक डायग्राम से भी देखा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं उदासीनता वक्र सदैव बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। उदासीनता वक्र कभी भी न तो दर नहीं हो सकता। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के न तो समानांतर हो सकता है न ही लंबवत हो सकता है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। उदासीनता वक्र अनेक होते हैं। उदासीनता वक्र अनेक जो होते हैं वो पहले की तुलना में दूसरे उदासीनता वक्र अधिकतम संतुष्टि को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, न ही ओ एक्स अक्ष को न ओ वाई अक्ष। उदासीनता वक्र कभी कभी गोलाकार हो सकता है। उदासीनता वक्र कभी बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती हुई वक्र नहीं होती। ये तमाम चीज़ों को आप इनकी विशेषताओं से आप रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में मैं उदासीनता वक्र के जो अर्थ, परिभाषा और तमाम विशेषताओं को रेखा चित्र के माध्यम से जो समझाया, ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 में मैं उदासीनता वक्र की सहायता से कैसे उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।